हेलो। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शेयर स्ट्रेंथ का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे। ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक में अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहां पे मैंने आपको मोहर सर्किल ड्रा करना बताया था कि कैसे क्ले के केस में, सिल्ट के केस में और सैंड के केस में कैसे ड्रा करते हैं। और वहाँ पे हमने डील किया था इन केस ऑफ सिल्ट, वहाँ पे मैंने सी फाई और tan फाई सिग्मा 1 सिग्मा 3 के बीच में एक रिलेशन हमने वहाँ पे ऑब्टेन किया था। ठीक है। वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ प्री एग्ज़ाम की या मेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो उस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वो फार्मूला ऐसा है जो गेट में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो गेट और ईएस में भी उसका बहुत ज़्यादा क्या रहता है, वेटेज रहता है। ठीक है। अब हम लोग आज डील करेंगे, उस दिन इक्वेशन तो हमने समझ ली थी कि सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2 इक्वेशन निकल के आ गई थी। अब उस इक्वेशन में ये क्लासीफाई नहीं किया गया था कि जो पैरामीटर्स आए हैं वो किस कंडीशन में है, ड्रेन्ड कंडीशन में है या अनड्रेन्ड कंडीशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्चुअल फील्ड कंडीशन नहीं पता है कि वो कैसी है, पानी एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी कंडीशन आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते। तो एक वो जनरल इक्वेशन थी। अब उस जनरल इक्वेशन को हम एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे कि पानी का एक्सपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल पैरामीटर लेंगे या इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर लेंगे, इन सब के बारे में तभी पता चल पाएगा जब आपको ये पता चल जाए कि हमारी फील्ड में कंडीशन कैसी है। हो सकता है कि आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया और नीचे की सॉइल में हो सकता है कि पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ बट बाहर नहीं निकल पाया। कुछ कारण हो सकता है, देयर में भी काज कि आपकी सॉइल की परमेबिलिटी बहुत कम है, देयर में भी ये भी चांस हो सकता है कि आपने लोडिंग कैसी लगाई, और भी कुछ चांसेस हो सकते हैं जैसे आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हो या शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हो। लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो पानी को निकलने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग ड्रेन्ड के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आपको पानी के निकलने का समय आपने कम दिया तो पानी निकल ही नहीं पाएगा। जैसे सपोज दैट क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल को अगर हम समझें तो क्लेई सॉइल की अगर हम बात कर लें तो क्लेई सॉइल में आपको पता है उसकी बहुत कम परमेबिलिटी होती है। ठीक है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड से भी क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। अगर ये परमेबिलिटी इतनी कम है तो आप जाहिर सी बात है इसको निकलने में, पानी को निकलने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को क्ले पे आपने कोई लोड लगाया, क्लेई सॉइल पे, ओके, लोड लगाने के बाद आप देखोगे, अगर आप कुछ समय के लिए देखोगे, मान लिया कि मैं बात कर लेता हूँ 1 घंटे की बात करते, तो आप देखोगे कि 1 घंटे में उसमें से कोई पानी बहुत जल्दी निकलने वाला नहीं है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस करोगे तो वो अनड्रेन्ड में आएगा, बिकॉज क्ले के केस में उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, पानी इतनी जल्दी निकलेगा नहीं, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं अनड्रेन्ड। अगर पानी निकल जाता तो उसको ड्रेन बोलते। बट यही चीज़ अगर आप सैंड में करते तो पानी जल्दी निकलता, तो इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं ड्रेन्ड। तो हम समझेंगे इस टॉपिक में इस चीज़ का बड़ा वेटेज है कि यार ड्रेन टेस्ट क्या होता है, अनड्रेन टेस्ट क्या होता है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाएंगे। और आपके एसएससी जेई ने, चाहे वो आईईएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो और चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन प्री हो और चाहे वो मेन्स का एग्ज़ाम हो, ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे 2 टेस्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक तो ट्राई एक्सेल टेस्ट है, दूसरा डायरेक्ट शियर टेस्ट है। इनकी कंपैरिजन क्या है वो इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम किसको प्रेफर करते हैं, कौन हमारे लिए बेस्ट होता है और कहाँ पे किस सॉइल के लिए कौन सा यूज़ किया जा सकता है, कि भाई सब सॉइल के लिए कौन सा हो सकता है या किसी पार्टिकुलर सॉइल के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पे वेन शियर टेस्ट के बारे में भी डील करेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को डील करेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं कि सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में। पहले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि शियर स्ट्रेंथ डेवलप क्यों होती है, उसकी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी थी। मैकेनिज्म के बाद हमने मोहर सर्किल ड्रा किया, कुछ इक्वेशन डेवलप की। अब इस इक्वेशंस को टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट में जो सी एंड फाई पैरामीटर्स निकल के आएंगे,
सी एंड फाई जो पैरामीटर्स हैं, एक कोहेसन है और एक इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। ये पैरामीटर डिपेंड कर जाते हैं, ये कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट फील्ड कंडीशन। ये टेस्ट पे डिपेंड करते हैं कि टेस्ट आपका कैसा है, ड्रेन्ड है कि अनड्रेन्ड है, वो सारे पैरामीटर्स पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली सी फाई हर जगह पुट करो, हो सकता है कि वो सी डैश भी आ जाए और फाई डैश भी आ जाए। तो इन सब के बारे में आज हम डील करके आपको बता देंगे कि कहाँ पे सी डैश लेना है, कहाँ पे फाई डैश लेना है, कहाँ पे सी लेना है, कहाँ पे फाई लेना है। तो कहाँ पे टोटल स्ट्रेस पैरामीटर यूज़ करोगे और कहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर यूज़ करोगे, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोसीड करते हैं। पहला टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ शियर पैरामीटर। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस इज टाइप ऑफ शियर पैरामीटर। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। चल, तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ शियर पैरामीटर। टाइप्स ऑफ शियर पैरामीटर। टाइप्स ऑफ शियर पैरामीटर, अगर इसको मैं लिखूं सी एंड फाई, ये दो पैरामीटर हैं सी एंड फाई। ओके, चल पहला हेडिंग मैं लिखता हूँ, सारे हेडिंग को लिख दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले एक बार सारे पॉइंट को मेंशन करने दो मेरे को, उसके बाद मैं सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी कहानी लिखूंगा सबको एक्सप्लेन करूंगा। चल, पहला पॉइंट कह रहा है दिस इज द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। अन, ये सब नाम का बहुत बड़ा मीनिंग होगा, अभी आप देखिएगा पूरे चैप्टर के अंदर। अनड्रेन्ड, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। ओके, तो इसमें तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि है क्या एक्चुअली ये। तो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर का मतलब होता है इफ आ, पहला पॉइंट, इफ आ सैचुरेटेड, क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। इफ आ सैचुरेटेड सॉइल मास, soil mass is subjected to if a saturated soil mass subjected to shear loading subjected to shear loading and soil is undrained and soil is अनड्रेन्ड। अनड्रेन का मतलब पानी का ना निकलना। जैसे आप ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जैसे गांव में नाली होती है, ड्रेनेज का मतलब समझ लो कि पानी का बहना। तो अनड्रेन का मतलब पानी का ना बहना, इससे सिंपल तरीका है। अनड्रेन का मतलब पानी का ना निकलना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनड्रेन। इट मीन्स, इट, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स पोर, इट मीन्स पोर प्रेशर विल, पोर प्रेशर will such as in unconsolidated such as in unconsolidated undrained test and consolidated undrained टेस्ट। दो तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अनड्रेन टेस्ट, सारी चीज़ समझाऊंगा। इन क्लेज, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन क्लेज then total stress should be used, then total stress should be
used, then total stress should be used and undrained shear parameter can be determined as, ठीक है, डिटरमाइंड एज। जैसे पहला टेस्ट है ट्राई एक्सियल टेस्ट। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ट्राई एक्सियल टेस्ट में कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे? जो मैंने डेराइव किया था पहले। क्या डेराइव किया था? सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan /2। ये फार्मूला आपका निकल के आता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है? डायरेक्ट शियर टेस्ट। सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। डायरेक्ट शियर, इसमें जो इक्वेशन निकल के आती है टाउ यू इजकल टू सी यू प्लस सिग्मा एन tan फाई यू। अब सारे पैरामीटर को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टाउ इजकल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाई। सिंपल ऐसे लिख दोगे तब भी इसका मतलब क्या है? u का मतलब यहाँ पे सफिक्स में होता है अनड्रेन इसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं पैरामीटर मेंशन कर देता हूँ सारे, इसका मतलब क्या है। जब हम लोग डायरेक्ट शियर टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि इक्वेशन कैसे डेवलप होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये c क्यों आया? ड्यू टू कोहेशन आया। ये क्यों आया? मैंने बताया था फ्रिक्शन के कारण आया। तो शियर स्ट्रेंथ सॉइल को कैसे मिलती है? ड्यू टू कोहेशन और प्लस किसके कारण? फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के कारण मिलता है। तो ये टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनड्रेन्ड की बात कर रहे हैं। पानी अभी यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो हम चीज़ों को क्या कंसीडर करेंगे? अनड्रेन्ड कंडीशन। और अनड्रेन्ड के कंडीशन में पोर वाटर प्रेशर तो बाहर डिसिपेट होगा नहीं, मतलब जो भी वाटर उसके अंदर है वो बाहर तो निकलेगा नहीं। जैसे कंसोलिडेशन पढ़ते थे, कंसोलिडेशन में आपको बताया था क्या कि जब पानी का एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होता था तभी आपने देखा था कि कंसोलिडेशन इज द इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। वहाँ पे कंसोलिडेशन जो प्रोसेस होता है वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? इफेक्टिव स्ट्रेस पे, नॉट टोटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ उसमें पानी बाहर निकलता है। वही हाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अनड्रेन्ड की बात करें, मतलब पानी निकलने नहीं दे रहे हैं। जब पानी नहीं निकलेगा तो यहाँ पे आप जो भी अनड्रेन्ड कंडीशन में जो भी पैरामीटर लोगे वो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर लोगे। टोटल स्ट्रेस का मतलब है कि यहाँ पे जैसे हम लोग इफेक्टिव बात करते थे, इफेक्टिव स्ट्रेस, वो सब बात नहीं होगी। तो जब भी अनड्रेन्ड आएगा तो हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे? टोटल स्ट्रेस पैरामीटर। तो वहाँ पे जहाँ पे भी होगा सी यूज़ करेंगे, फाई यूज़ करेंगे, कभी डैश नहीं लगाएंगे। अब मैं पैरामीटर को मेंशन कर देता हूँ सारे, कौन कौन से पैरामीटर हैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सी बोल दो इसको, सी या सी यू, टोटल और अनड्रेन्ड कोहेशन, इसको टोटल भी बोलते हैं, इसको अनड्रेन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाई यू। चाहे इसको फाई मेंशन कर दो या फाई यू मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अनड्रेन्ड, टोटल और अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल, उसके बाद में आता है सिग्मा एन। दिस इज टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
टोटल की बात करें, नॉट इफेक्टिव, तो ये सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिए, ठीक है। चल उसके बाद में एक नोट पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नीचे ही क्या मेंशन कर देते हैं, इस नोट को इम्पॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, इफ फास्ट लोडिंग इज डन, इफ फास्ट लोडिंग is done, if fast loading is done on saturated clay sample, saturated clay sample, then in short term, short term condition, undrained shear parameter, undrained shear parameter should be determined, अब देखो सारी कहानी तो मैंने मेंशन कर दी, अब एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या रहा है। देखिए हेडिंग है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, नाम में लिखा अनड्रेन्ड मतलब पानी नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इफ सैचुरेटेड सॉइल मास है, देखिए सैचुरेटेड रखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक सैचुरेटेड नहीं रखोगे तो पानी कहाँ से निकलेगा, तो पहले आपको सैचुरेटेड रखना पड़ेगा। इफ आ सैचुरेटेड सॉइल मास इज सब्जेक्टेड टू शियर लोडिंग, क्या हो रहा है, शियर लोडिंग यहाँ पे आ रहा है, एंड सॉइल इज अनड्रेन्ड। शियर लोडिंग का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर लोडिंग आपका लगाना है। कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। सपोज दैट एक सॉइल सैंपल है इस तरीके से, इसके ऊपर आप लोडिंग लगा रहे हो, फील्ड कंडीशन में जैसे भी रहती है, जैसे ये आपका सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 3 हो गया, 2D की बात कर रहे हैं बट एक्चुअली में 3D कंडीशन होती है फील्ड में, ठीक है। फील्ड में तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस आती है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगाया, सॉइल इज अनड्रेन्ड, इट मीन्स पोर प्रेशर विल सच एज अनकंसोलिडेटेड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बात लिखी गई इसको समझिएगा। देखिए कंसोलिडेशन और अनकंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लो। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, क्या होता था सारा प्रोसेस बता रखा हूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। बट यहाँ पे लिखा अनकंसोलिडेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा। तो अगर एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा तो अनड्रेन टेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दो बातें मैं मेंशन कर रहा हूँ, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट एंड कंसोलिडेटेड अनड्रेन, दोनों हो सकता है। देखो इसमें मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी तो वो चीज़ आनी बाकी है कि दो तरीके से होता है टेस्ट है। एक तो होता है आपका यूयू टेस्ट होता है और एक आपका होता है सीयू टेस्ट होता है। अब यूयू सीयू जो टेस्ट होते हैं इनके बारे में डील करेंगे। एक होता है कन्फाइनिंग स्टेज, ध्यान दीजिएगा मैं समझा देता हूँ अभी, उसके बाद में और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा डिटेल में। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाओ सिग्मा 1 को, इस चीज़ को बाद में भी समझा दूंगा, अभी ये आया है तो समझा देता हूँ। पहले मान लेते हैं, जब ट्राई एक्सेल टेस्ट समझाऊंगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, एक सॉइल सैंपल मान लेते हैं, इस सॉइल सैंपल पे आपने क्या किया, ऑल अराउंड चारों ओर से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्रेशर। सेल प्रेशर इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक चैम्बर में लगाया जाता है, दूसरी बात ये सारे डायरेक्शन से लगाया जाता है इसलिए इसका नाम पड़ जाता है हाइड्रोस्टेटिक, और इसमें ऑल अराउंड प्रेशर भी इसको बोलते हैं बिकॉज चारों ओर से लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिग्मा 3। जब ये लोड लगाया गया, स्ट्रेस लगाई गई, तो उस समय अगर पानी नहीं निकलने दिया, सिर्फ कन्फाइनिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, अगर मैंने कन्फाइनिंग स्टेज में वाल को अगर आपने क्लोज रखा, वाल को मैंने कर दिया क्लोज कन्फाइनिंग स्टेज में, तो कन्फाइनिंग स्टेज में अगर आपने वाल को क्लोज कर दिया तो पानी तो बाहर जाएगा नहीं,
पानी जब बाहर जाएगा नहीं तो उसको बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड स्टेज। ठीक, ये तो थी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज ये होती है, ये तो पहली स्टेज थी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेज 1। फिर आता है स्टेज 2, ये तो लगा रहता है। फर्दर हम लोग ऐड करते हैं डेविएटर स्टेज। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्दर लगाने जा रहे हैं डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस अब जान दोनों मिल करके बनते हैं, दोनों को अगर जोड़ दें तो सिग्मा 1 की वैल्यू निकल के आती है। दिस इज हाउ मच सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। तो पहले मैंने लगाया कन्फाइनिंग प्रेशर, इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया। अब मैंने क्या किया, ऊपर से एक डेविएटर स्ट्रेस लगाई। ये ट्राई एक्सेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो डेविएटर स्ट्रेस इसको बोलते हैं डी, सिग्मा डी। तो सिग्मा डी की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, पी अपान एरिया होता है, जो भी सॉइल सैंपल का एरिया होता है उसको लेते हैं, ठीक है। चलो वो हम बताएंगे आगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो सिग्मा डी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस केस में आपकी स्ट्रेस जो निकल के आती है स्टेज 2 में, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। अब क्या होता है, तो पहली स्टेज तो कन्फाइनिंग हो गई। अगर आपने वाल को क्लोज रखा तो अनड्रेन्ड हो जाए, या उसको बोल सकते हो अनकंसोलिडेटेड। लेकिन फिर आपने क्या किया, फिर आपने लगाया डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस लगाने के बाद भी आपने अगर वाल को क्लोज रखा तो उसका नाम पड़ जाता है अनड्रेन्ड। तो दो स्टेजेस हैं, एक तो कंसोलिडेशन हो सकता है या अनकंसोलिडेशन हो सकता है। वो कन्फाइनिंग में बात करेंगे जब कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रही होगी। अच्छा, ये स्ट्रेस तब आएगी जब अनड्रेन्ड कंडीशन जब आएगी, जब ऊपर से कोई लोड लगाओगे एडिशनल। जब एडिशनल कोई लोड लगाओगे तब ये कंडीशन निकल के आती है। तो एडिशनल लगाओगे, डेविएटर स्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो इस समय अगर आपने वाल को क्लोज रखा या ओपन रखा तो उसके नाम से भी चीज़ें बदलेंगी। अगर वाल को क्लोज रखा जब डेविएटर स्ट्रेस लगाया, अगर वाल को क्लोज रखा तो अनड्रेन टेस्ट होगा। अच्छा, दूसरा, अगर डेविएटर स्ट्रेस के समय में आपने वाल को ओपन कर दिया तो उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रेन्ड कंडीशन। तो यहाँ पे सारे नाम मैंने बोल रखे हैं, कंसोलिडेटेड, अनड्रेन्ड। इसका मतलब अनड्रेन्ड, इस समय आपने डेविएटर स्ट्रेस में वाल को क्लोज कर रखा है। कंसोलिडेशन, इसका मतलब है कि कन्फाइनिंग के समय में आपने वाल को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। तो जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन आएगा मतलब पहली स्टेज की बात हो रही है, और जहाँ पे ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड आएगा इसका मतलब डेविएटर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाएंगे, बस इतना अभी थोड़ा सा जानना जरूरी है। फिर मैंने क्या बताया कि एक इक्वेशंस ले लिए, टेस्ट क्लेस के बाद में करें द टेस्ट, ये तो बता दिया। टेस्ट इन क्लेस, क्लेस की इसलिए बात करते हैं बिकॉज क्ले की परमिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए पानी इतनी जल्दी वहाँ से निकल नहीं पाता है। देन टोटल स्ट्रेस शुड बी यूज्ड एंड अनड्रेन्ड। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्ले के केस में टोटल स्ट्रेस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, ओके। अनड्रेन्ड शेयर पैरामीटर लेते हैं वहाँ पे। तो ट्राई एक्सेल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45। तो ये जो पैरामीटर लिखा गया है ये फॉर C5 सॉइल है। किसके लिए है, C5 सॉइल के लिए। कैसे, देखो यहाँ पे कोहेशन भी आ रहा है, यहाँ पे फाई भी आ रहा है, तो दोनों पैरामीटर्स अगर रहेंगे तो उसको बोलते हैं C5। ये इक्वेशन मैंने लिख दी, ट्राई एक्सेल टेस्ट के लिए यूज की जाती है। ये इक्वेशन आपकी डायरेक्ट शेयर टेस्ट के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पे आपका फार्मूला निकल के आता है टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan फाई। अगर अनड्रेन्ड कंडीशन में हमारी सॉइल है तो इस समय आपका U यूज करोगे सफिक्स, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अनड्रेन्ड कंडीशन का मतलब पानी को निकलने आप नहीं दे रहे हो। उसके बाद कह रहा है इफ फास्ट लोडिंग इज डन ऑन सैचुरेटेड क्ले। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कहा गया कि एक सैचुरेटेड क्ले है और आप क्या कर रहे हो, उसके एक जल्दी से फास्ट लोडिंग करते हो। फास्ट लोडिंग का मतलब बहुत जल्दी लोडिंग किया आपने फिर हटाया बाद में या नहीं हटाया, उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने बहुत फास्ट लोडिंग की, जल्दी से लोडिंग लगा दी, एक लोड होता है जैसे आप मकान बनवाते हो तो मकान में ग्रेजुअल लोड आता है, धीरे धीरे आता जाता है। और सपोज दैट कि आपको मान लिया कि एक हैवी लोड ला करके तुरंत जल्दी से रख दिया उसके ऊपर, सॉइल मास के ऊपर, तो उसे बोलते हैं सडन लोडिंग, या उसको बोल सकते हो फास्ट लोडिंग, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो क्ले सैंपल्स देन इन शॉर्ट टर्म कंडीशन अनड्रेन्ड शेयर पैरामीटर शुड बी डिटरमाइंड। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि हम बहुत थोड़े समय के लिए बात करना चाहते हैं, मतलब एक दिन की बात करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि मैं 2 साल 4 साल की बात करना चाहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म की बात करूँगा तो परमिलिटी, भाई क्ले की कुछ ना कुछ तो परमिलिटी होती है।
तो धीरे धीरे पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जब बहुत लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो वो ड्रेन्ड में आ जाएगा, लेकिन अगर उसको शॉर्ट टर्म में कंसिडर करोगे ना, बहुत कम समय के लिए, तो पानी नहीं निकल पाएगा, तो उसको अनड्रेन्ड कंडीशन में मान के चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्ले के केस में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ड्रेन्ड हो सकता है, एक तो अनड्रेन्ड हो सकता है। अगर क्ले के केस में लोडिंग फास्ट है, शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो वो चीज़ किस में निकल के आएगी, अनड्रेन्ड में निकल के आएगी। अगर क्ले है, सैचुरेटेड क्ले है, अगर आपने लॉन्ग टर्म की बात की है तो वो किस में जाएगी, ड्रेन्ड में जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है सैंड के केस में, तो सैंड की परमेबिलिटी हाई होती है, तो वहाँ पे जैसे ही लोड लगाओगे पानी तुरंत निकलेगा वहाँ से। तो सैंड के केस में आपकी जो कंडीशंस निकल के आती है वो शॉर्ट टर्म देखो या लॉन्ग टर्म देखो, दोनों लगभग बराबर ही आते हैं, तो वहाँ पे इतना कन्फ्यूजन नहीं रहता। क्ले के केस में आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा, और अभी पैरामीटर पर समझाना चाह रहा हूँ कि ये टोटल क्यों लेते हैं, और ये सारे पैरामीटर एक बार क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको और क्लियर कर दूंगा। चलो आगे बात करते हैं, ड्रेन्ड टेस्ट की बात करते हैं कि अभी तो हमने समझा किसको, अनड्रेन्ड को समझा। अब हम लोग समझते हैं इसको। अगला पैरामीटर्स हमारा है ड्रेन्ड शियर पैरामीटर, ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। पता है जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई भी चीज़, तो शियर जो ट्राइएक्सियल टेस्टिंग होती है ना, उसको करते हैं। आज हम देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे, ट्राइएक्सियल टेस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। देखिए धीरे धीरे पढ़ना है, समझना जरूरी है, इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम है हमारे पास, अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को, तो आराम से इसको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे पैरामीटर्स आपका आता है। नेक्स्ट पैरामीटर आपका है, दिस इज ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर अगर हम बात करें तो ये निकल के आता है, दिस इज ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो नेक्स्ट पैरामीटर है, दिस इज 2 नंबर, दिस इज ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। इसमें हम लिख देते हैं दिस इज सी डैश फाइव डैश। डैश का मतलब यहाँ पे इफेक्टिव कंसीडर करेंगे, चाहो तो बार भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसमें कोई सिंबल मानने की बात नहीं है। तो इसको जो बोलते हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर कंसीडर करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। देखिए आपके एग्जाम में ना ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए इतना टाइम देने की ज़रूरत है, बिकॉज इन पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे इनका सबका यूज होगा, ठीक है। चल क्या कह रहा है, इफ लोडिंग रेट इज स्लो, पहला पॉइंट, इफ लोडिंग रेट इज स्लो, if loading rate is slow, comma, if expulsion of pore water, expulsion of pore water complete during loading
पूरी तरीके से वाटर उसमें से निकल रहा है। इफ लोडिंग रेट इज स्लो, इफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर कंप्लीट, पोर वाटर प्रेशर का जो एक्सपल्सन है वो कंप्लीट हो गया है ड्यूरिंग द लोडिंग, ठीक है, देन पोर प्रेशर विल बिकम जीरो, देन पोर प्रेशर will become zero, ये क्या निकल के आएगा? जीरो, बिकॉज सॉइल के अंदर पोर प्रेशर होता है। देखो ऐसे समझते हैं, सपोज दैट ये सॉइल सैंपल मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, और ये है आपका सॉइल सॉलिड्स है, ये सॉइल सॉलिड्स है, ये जो पानी भरा हुआ है, जो ब्लैक कलर से मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ये वाटर है। अगर इसको आप एक रास्ता दे दोगे निकलने का, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे कोई वाल्व लगा दिया मैंने, ऊपर से लोडिंग आप लगाए जा रहे हो, ठीक, ऊपर से आप कोई लोडिंग दे रहे हो, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म की बात की है और आपने क्या कर रहे हो कि यहाँ से पानी निकलने का रास्ता आपने उसको दे दिया, इसको वाल को ओपन रखा मैंने, ओपन, वाल को ओपन रखोगे तो होगा क्या कि पानी जो वाइड्स के अंदर है, जो ये वाइड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है, पानी यहाँ से क्या कर जाएगा? एक्सपल्सन हो जाएगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो पानी जब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जब लोडिंग लगाते रहोगे उसके बाद एंड, लोडिंग के एंड में आप देखोगे कि सारा का सारा पानी यहाँ से जा चुका होगा बाहर। जब पानी बाहर जा चुका होगा तो पोर के अंदर कोई पानी नहीं रह जाएगा। पोर का मतलब होता है वाइड्स, तो वाइड्स के अंदर पानी क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए पोर वाटर प्रेशर हमने क्या लिखा? विल बिकम जीरो, इस वजह से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रेन कंडीशन, ओके। तो इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अगर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है, देन इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, देन इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स should be used and drain shear parameter can be calculated, and drained shear parameter, इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे drained shear parameters can be calculated as, पहला जैसे आपका आता है ए, दिस इज ट्राई एक्सेल टेस्ट। ट्राई, नाम इसका क्यों पड़ा ट्राई एक्सेल मैं बताऊंगा। तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेसेस लगते हैं इसलिए नाम पड़ गया ट्राई एक्सेल टेस्ट। आप जो भी पैरामीटर लिखोगे इफेक्टिव के टर्म में, तो देखो क्या लिख रहे हैं, सिग्मा 1 डैश इजकल टू सिग्मा 3 डैश, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, सिग्मा 1 3 हो गया, उसके बाद में tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c डैश tan 45 प्लस 5/2 डैश। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में ज़रूर कि जब भी ड्रेन्ड की बात करेंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फॉर ड्रेन्ड टेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, चलो इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है डायरेक्ट शीयर टेस्ट। क्या फार्मूला निकल के आता है, टाउ इजकल टू, ठीक है, टाउ इजकल टू सी डैश प्लस सिग्मा n बार tan 5 डैश
ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसको मैं ड्रेन्ड लिख देता हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी आपको मिल जाएगा, इसको हटाओ पहले, इसको एक नाम से और मेंशन करते हैं ड्राई, और इसको भी ड्रेन्ड लिखते हैं। या इसको और एक नाम से लिख सकते हो, क्या, सी डैश लिख दो, इसको सिग्मा एन बार लिख दो, और इसको लिख दो आप tan phi डैश। या तो ड्रेन्ड मेंशन कर दो या तो डैश मेंशन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर क्या है, दिस इज सी डी बोलो या सी डैश बोलो, ये क्या है, इफेक्टिव कोहेशन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोहेशन, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव या ड्रेन्ड कोहेशन, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्लैश ड्रेन्ड कोहेशन, इसको बोलते हैं क्या, इफेक्टिव बोल दोगे इसको या ड्रेन्ड कोहेशन बोलोगे, ओके। चल, उसके बाद में आता है फाई बोलो, इसको फाई डी बोलो या फाई डैश बोलो, इसको बोलते हैं इफेक्टिव बोलो या ड्रेन्ड बोलो, ड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल, ओके। चल, उसके बाद में आता है दिस इज सिग्मा एन, इसको बार बोलो, बार को बोलना है दिस इज इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपको कैसे यहाँ पे पता चलेगा कि मैं इफेक्टिव कैसे निकालूँ, तो आपको पता है ना पोर वाटर प्रेशर, जैसे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना होता, क्या करते थे आप, टोटल स्ट्रेस में से क्या करते थे, पोर वाटर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो इसको तो ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है, ओके। तो ये सब कहानी हो जाती है, तब यूज करोगे जब आपका ड्रेन टेस्ट होगा, तो वहाँ पे सारे पैरामीटर यूज करोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्वेश्चन कैसे घुमाता मैं उसको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि एक आपकी सैंडी सॉइल है, जिसने से मार्क भी किया है, इफ लोडिंग रेट इज स्लो, इफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, सब कुछ बता दिया सर, इसके बारे में बता चुका हूँ। क्वेश्चन ये कहेगा एक सैंडी सॉइल है, ठीक, या क्लेई सॉइल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों को समझा देता हूँ। मान लिया आपने सैंडी सॉइल को मान लिया, अब इस सैंडी सॉइल को आपने क्या किया, इस पर लॉन्ग टर्म की बात करने चाह रहे हो, ठीक है। लोडिंग रेट स्लो है, मतलब कि मान लो ऐसे कि आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है, 5 माले की बिल्डिंग बनवा रहे हो, पहले एक फ्लोर बनाया, फिर दूसरा फ्लोर बनाया, फिर तीसरा चौथा, ऐसा बनाते चले गए, तो ये स्लो प्रोसेस होगा, इसके मतलब इसकी स्लो आपकी लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे सैंड है, सैंड की परमेबिलिटी एज कम्पेयर टू जो क्ले होता है काफ़ी हाई होती है। पानी का क्या होगा, एक्सपल्सन होगा। अब पानी का एक्सपल्सन होगा तो आप देखोगे कि पानी यहाँ से आसानी से पास होगा, तो अंदर का सारा पानी क्या हो चुका होगा, ड्रेन्ड हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो भी लोड अब कैरी करेगा वो सिर्फ सॉइल सॉलिड लेगा, तो सॉइल का जो सॉलिड है ग्रेन टू ग्रेन जो भी लोड का ट्रांसफ़र करेगा, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेस कंसीडर कर रहे थे। पानी निकल चुका है, और अनड्रेन टेस्ट में आपने क्या देखा था, पानी नहीं ड्रेन हुआ था, मतलब पानी बाहर नहीं निकला था, तो उस समय दोनों लोग लोड मिलकर ले रहे थे। कौन कौन, पानी भी ले रहा था साथ में मिलके, और उसके बाद में सॉइल सॉलिड भी ले रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, जब पानी बाहर निकल गया तो सिर्फ लोड कौन ले रहा था, सिर्फ सॉलिड लेंगे, ये जो सॉलिड दिखाई पड़ रहा है ये सिर्फ लोड लेंगे, पानी तो निकल चुका है। तो ये कहानी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। चल, अब हम एक नोट पॉइंट मेंशन कर देते हैं नीचे साइड में, वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे। चल, नोट पॉइंट क्या है, इसको मेंशन करता हूँ। नोट कह रहा है लोडिंग ऑन सैंड, बात समझिएगा, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन दे के जाएंगे। लोडिंग ऑन सैंड, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सैंड लिखा है, ऑन स्लो रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्लो रेट, ठीक है।
फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड लॉन्ग टर्म, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लोडिंग ऑन सैंड ऑन स्लो रेट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों बात इसने किया है, एंड लॉन्ग टर्म कंडीशन, लॉन्ग टर्म कंडीशन, लॉन्ग टर्म कंडीशन बोथ whereas in class, whereas in class for long term condition, whereas in case of class for long term condition and slow loading rate, slow loading rate, drained shear parameter should be determined, drained shear parameter drained shear parameter should be determined, drained shear parameter should be determined। ओके, चल अब देखो इस चीज़ को समझा देता हूँ, इसने कहने का मतलब समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको दूसरे फार्म में ताकि ये कहानी आपको इजीली समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबको मैं एक समराइज कर देता हूँ, पहले की कहानी अब की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्ले में लिखता हूँ, क्ले में दो केस निकल के आते हैं। क्ले को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज, एक काम करो इसको इस तरीके से लिखो, ऐसा याद आपको अच्छा रहेगा। क्ले है एक, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म, क्ले को मैंने लिख दिया शॉर्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले नोट को और इस वाले नोट को दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। क्ले होगी शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज लॉन्ग टर्म। ठीक, अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो अनड्रेन्ड लेंगे, बिकॉज पानी नहीं निकलेगा। अनड्रेन्ड shear पैरामीटर, अनड्रेन्ड shear पैरामीटर बोल दो, आर टोटल उसको बोल सकते हो, आर टोटल shear पैरामीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसपी लिख रहा हूँ, ठीक है, shear पैरामीटर। अच्छा, अगर वो लॉन्ग टर्म की बात करेगा क्ले के केस में, जो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया, लॉन्ग टर्म में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ड्रेन्ड shear पैरामीटर। अगर क्ले है लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो ड्रेन्ड shear पैरामीटर, दूसरा ये बोल सकते हो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर ले सकते हो। क्या ले सकते हो? इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है या लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। दूसरी बात आ जाओ, मैं इस चीज़ को मेंशन करता हूँ, यहाँ पे हटाओ इसको, सैंड का केस है। सैंड है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सारी बात को मैंने एक ही लाइन में मेंशन कर दिया। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सैंड के केस में, बोथ केसेस में क्या करते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोडिंग हो, शॉर्ट टर्म लोडिंग लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा, लोडिंग, लॉन्ग टर्म लोडिंग, शॉर्ट टर्म लोडिंग, यहाँ पे भी लोडिंग लिख देते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए।
शॉर्ट टर्म के में केस में क्या है, यहाँ पे हम लोग ड्रेन्ड शियर पैरामीटर लेंगे, ड्रेन्ड शियर पैरामीटर और इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, और इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपका लॉन्ग टर्म होगा, सैंड का केस की बात करें, बिकॉज आप सैंड की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, चाहे उसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस करो या लॉन्ग टर्म एनालिसिस करो, दोनों के केस में आपको ड्रेन्ड ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, दिस इज ड्रेन्ड शियर पैरामीटर, या इसको इफेक्टिव भी बोल सकते हो, पैरामीटर, या यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इफेक्टिव, ऊपर लिख देता हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। सैंड का केस है, चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, सब में आपको ड्रेन्ड कंडीशन लेना है और इफेक्टिव स्ट्रेस लेना है। दूसरी बात, जब क्ले का केस है तो उसमें दो तरीके निकल के आते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको क्या लेना है, अनड्रेन लेना है, लॉन्ग टर्म में क्या लेना है, ड्रेन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपने टाइम दे दिया तो पानी धीरे धीरे तो कभी निकलेगा ही निकलेगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पे हमने क्या कर दी, मेंशन कर दी, ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी करें, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्म में मेंशन कर दिया, तो याद करना आसान हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। चल, पहले आप इसको कॉपी करें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को आगे यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर लिखने में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार बोल भी देता हूँ। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो तो मैं एक बार समझा देता हूँ फर्दर। क्ले है, क्ले में एक हेडिंग है शॉर्ट टर्म, नीचे है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मैंने लिखा क्या, दिस शॉर्ट टर्म लोडिंग में मैंने लिखा अनड्रेन्ड शियर पैरामीटर और टोटल शियर पैरामीटर। लॉन्ग टर्म में मैंने लिखा ड्रेन्ड शियर पैरामीटर, नीचे लिखा इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, ओके। फिर आ गया सैंड का केस, सैंड में मैंने एक शॉर्ट टर्म लोडिंग, लॉन्ग टर्म लोडिंग। शॉर्ट टर्म के केस में मैंने लिखा ड्रेन्ड शियर पैरामीटर और इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। लॉन्ग टर्म में मैंने लिखा इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर यूज करो या ड्रेन्ड शियर पैरामीटर यूज करो। दोनों बातें क्या हैं, सिमिलर है। इस कहानी का बहुत बड़ा यूज होने वाला है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कितने टाइप के यहाँ पे टेस्ट होते हैं, कौन कौन सा टेस्ट है जो हमको यूज़ करना है, इन सीटू कितने टेस्ट होते हैं और लैब में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, यही ड्रेन्ड अनड्रेन्ड चलेगा पूरी कहानी, तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो पता है, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लोडिंग कैसी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से काम होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह जो मना है वो कर दोगे टेस्ट। जैसे कोई रोड बनाते हो, तो रोड बनाने में क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है क्या, नहीं। रोड बनाने में आपको ज़्यादा लगेगा, मतलब छोटा गाँव का रोड है तो बहुत जल्दी बन जाता है वो तो लेकिन अगर बिल्डिंग बनाने को दे दिया जाए तो बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि एक एक लोडिंग अलग अलग रहती है। सॉइल में क्या है, हाईवे पे क्या है, वहाँ पे रोड बनाने में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब आप यहाँ बनाते हो, घर वगैरह बनाते हो, तो उसमें वर्टिकल लोडिंग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी चीज़ है शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं, तो वही डिसाइड करता है कि यार आपको टोटल स्ट्रेस करना है या इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डील करने वाले हैं टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि इन सीटू टेस्ट क्या होते हैं, फील्ड टेस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। चल, पहला आता है आपका, दिस इज, सारी कहानी बता दी, डिटर्मिनेशन ऑफ, अगली हेडिंग है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, डिटर्मिनेशन ऑफ
आप शियर स्ट्रेस पैरामीटर, आप शियर स्ट्रेस पैरामीटर, चलो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ शियर पैरामीटर, जो शियर पैरामीटर निकल के आते हैं जैसे सी और फाई, ये आपकी फील्ड कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, ड्रेन्ड है कि अनड्रेन्ड है। फिर इस हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो लैब में किए जाएंगे, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो फील्ड पे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट आता है दिस इज कॉल्ड टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, और ये निकल के आता है दिस इज फील्ड टेस्ट, दिस इज फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है, इसमें एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, इट इज परफॉर्म ऑन, इट इज परफॉर्म ऑन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है एक सैंपल लेके आते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिमेन, ठीक है। स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। देखिए यहाँ पे मैं एक खास बात और बता दूं, यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ ऐसी टेस्टिंग करेंगे जिसमें उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वो जो सैंपल लिए जाते हैं वो ज़्यादातर अनडिस्टर्ब लिए जाते हैं, बिकॉज अगर डिस्टर्ब लेके आओगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप सही से मेजर करके नहीं बता पाओगे। चाहे वो कंसोलिडेशन टेस्ट हो और चाहे वो आपका शियर स्ट्रेंथ टेस्ट हो, दोनों टेस्टों में आपको सैंपल जो भी लेके आना है वो अनडिस्टर्ब ही लेके आना है। डिस्टर्ब लेके आओगे क्या बताओगे स्ट्रेंथ उसकी, सारा का सारा उसकी स्ट्रेंथ पहले ही जा चुकी होगी, तो क्या बता पाओगे आप। इसलिए उसको अनडिस्टर्ब लेके आते हैं ताकि सही से उसकी नेचुरल कंडीशन में क्या स्ट्रेंथ थी उसको बताया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, तो कंसोलिडेशन टेस्ट करो या हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, दोनों के केस में क्या होना चाहिए, अनडिस्टर्ब। बट वहाँ पढ़ते थे जिससे पिग्नोमीटर पढ़ते थे, या स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा था, या लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट लिखा रहा था, तो वहाँ पे जो सैंपल होता था वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता था, डिस्टर्ब भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे चल जाता, बिकॉज वहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी याद करना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिमोल्डेड, आर इसको आर रिप्रेजेंटेड बोलो, रिप्रेजेंटेड सॉइल सैंपल जिसका वाटर कंटेंट एंड गामा डी डज नॉट चेंज, ये चीज़ बदलनी नहीं चाहिए, डज नॉट चेंज, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो वाटर कंटेंट और डेंसिटी नहीं बदलनी चाहिए, ओके, दैट्स इज द क्लियर। चल अब इसमें जो टेस्ट आता है, जैसे पहला टेस्ट आता है मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे डायरेक्ट शियर टेस्ट आता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है सुटेबल फॉर किसके लिए होता है, सैंड के लिए होता है। नेक्स्ट आता है ट्राई एक्सियल, सबको सेपरेट डील करेंगे इस चैप्टर में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं लिख रहा हूँ इनको सेपरेट जा करके मैं पूरी तरीके से डायरेक्ट शियर टेस्ट समझाऊंगा, बिकॉज इस बार एसएससी जेईई के पेपर में मेंस में 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक्सप्लेन द डायरेक्ट शियर टेस्ट, तो कम से कम पता होना चाहिए कि क्या होता है उसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनाएगा कि भैया बताओ कि
ट्राइएक्सियल टेस्ट किसके लिए सुटेबल होता है? तो हर सॉइल के लिए हो सकता है, सैंड के लिए भी हो जाएगा, क्ले के लिए भी हो जाएगा, और आपका किसके केस में हो जाएगा? सिल्टी के केस में भी हो जाएगा, तो हर टाइप के लिए। बट डायरेक्ट शियर टेस्ट सिर्फ सुटेबल होता है किसके लिए? सैंड के लिए, दैट्स के लिए। दूसरी बात है, ट्राइएक्सियल टेस्ट में बहुत सारे फायदे ऐसे रहते हैं कि ड्रेनेज कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है, पोर वाटर प्रेशर मेजर किया जा सकता है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऐसा कुछ भी नई मैकेनिज्म रहती है, ठीक है। तो हम बता देंगे आपको, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सारी कहानी बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। चल, अब ये ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इतने तरीके से टेस्ट इसमें किया जा सकता है, मैं सबके नाम मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है, एक होता है यूयू टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट होता है मैं बताऊंगा, सी का मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन है, डी का मतलब ड्रेन्ड है। अब सारी कहानी अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन होने वाली है, सी और डी सारी। अभी के लिए बस रुक जाओ थोड़ा सा। सी का मतलब कंसोलिडेशन है, यू का मतलब अनड्रेन्ड है, यू का मतलब अनकंसोलिडेशन है, यहाँ पे यू का मतलब अनड्रेन्ड है। एक और टेस्ट आता है, इसको बोलते हैं UCS बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, UCC टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड ऑन है। पूरी कहानी में हमको बहुत टाइम अभी देना पड़ेगा कि ये होते कौन कौन से टेस्ट हैं और किस सॉइल के लिए कौन सा सुटेबल होगा। अभी तक आपको सारी कहानी पिक्चर मैंने बता दी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए आपको समझाऊंगा कि CD टेस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, CU टेस्ट किस सॉइल के लिए बेटर रहेगा, फाउंडेशन के लिए कौन सा यूज़ करते हो, सारी कहानी डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक। अब आता है आपके पास, इसको परेशान ना हो, ये सारी चीज़ अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन होने वाली। थर्ड पॉइंट आता है वेन शियर टेस्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन के मिलेगा और पूछा भी है, IES में हो, चाहे गेट में हो, चाहे SSC JEE में हो। वेन शियर टेस्ट सुटेबल, ये वेन शियर टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, ये आपका लैब में भी वैलिड होता है और आपका फील्ड में भी। अंतर बस इतना होता है, लैब में यूज़ करते हैं तो उसका असेंबली जो भी होती है वो छोटी होती है, उसी चीज़ को अगर फील्ड पे लेके जाते हैं तो उसकी असेंबली बड़ी हो जाती है। तो वेन शियर टेस्ट का यूज़ आप फील्ड में भी कर पाते हो और आपका लैब में भी हो जाता है, तो ये दोनों में काम आता है। तो वेन शियर टेस्ट जो है सुटेबल फॉर किस के लिए होता है? सुटेबल फॉर सॉफ्ट मरीन सॉइल, सॉफ्ट मरीन सॉइल लाइक क्लेई सॉइल। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बताओ कि वेन शियर टेस्ट इज सुटेबल फॉर, हालांकि मैं इसका डेरिवेशन वगैरह कराऊंगा डिटेल में, बट यहाँ के लिए थोड़ा सा मेंशन कर दिया ये कि ये किसके लिए सुटेबल होता है, सुटेबल फॉर सॉफ्ट मरीन सॉइल लाइक क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा, ग्रेवल के लिए क्यों नहीं सुटेबल होता है। जब इस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा क्यों नहीं यूज़ करते, उसका रीज़न आपको वहीं पे पता चल जाएगा। वाई दिस इज़ यूज फॉर सॉफ्ट मरीन सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, क्ले सॉइल, कुछ भी बोलो, सॉफ्ट होनी चाहिए बस। चल, अब यहाँ पे कुछ टेस्ट आते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इट परफॉर्म्ड ऑन इन situ कंडीशन। इट परफॉर्म्ड ऑन इन situ कंडीशन मतलब साइट पे परफॉर्म किए जाते हैं, जहाँ पे भी आपका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कहीं पे रोड बन रही होती है, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। इसमें जो टेस्ट आता है, जैसे एक आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको मैं टॉपिक्स में डील करूँगा फाउंडेशन में। अभी के लिए बस इतना लिख लो कि एक नाम होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका शॉर्ट में लिखते हैं एसपीटी। तो कई बार शॉर्ट में नाम पूछ लेगा एसपीटी क्या होता है, तो इसको बताएंगे। नेक्स्ट आता है फॉल कोन टेस्ट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं फॉल FCT। नेक्स्ट आता है वेन शियर टेस्ट, अभी बताया मैंने आपको वेन शियर टेस्ट, ठीक।
वेन शियर टेस्ट ये यूज़ करते हैं कहाँ पे, फील्ड में। फील्ड में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक टेस्ट होता है प्रेशर मीटर। ऐसे होते बहुत हैं बट जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं है। प्रेशर मीटर टेस्ट, प्रेशर मीटर टेस्ट से भी हम लोग करते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो लेबोरेटरी मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए फील्ड पे थोड़ा सा करना मुश्किल होता है टेस्ट को है, क्योंकि फील्ड पे बहुत सारी असेंबली चाहिए होता है, और फील्ड टेस्ट से अपेक्षा लैब टेस्ट थोड़ा आसान होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ से सैंपल लेके आते हैं और लैब में उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम आपको समझाएंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में हम सारी चीज़ें डील करेंगे। अब आपको समझाना है कि टेस्ट के माध्यम से किस प्रकार से लोडिंग होती है, किस प्रकार से ये टेस्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो टेस्ट हैं ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में एक कहानी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, उसके बाद में सारी कहानी मैं यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है तो, लेकिन फिर भी क्लास सोचता हूँ कि पढ़ा दूँ, क्या मतलब है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे साथ चलोगे धीरे धीरे स्मूथली मैं आपको हर चीज़ सिखा दूंगा, बट टाइम देना पड़ेगा मेरे साथ। अब ये नहीं कि मैं आधा घंटे की क्लास लगाऊं, आप खुश रहोगे लेकिन कंटेंट आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। वो चीज़ जो मैं चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं, जितना जिस लेवल का मैंने स्टिल डिस्कस किया, आप कहीं पे भी देख लेना, इतना डिटेल में, इतने मेंस के क्वेश्चन, इतने प्री के क्वेश्चन कहीं पे भी डिस्कस कोई करता नहीं है इतना, ठीक है। या तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई आपको पढ़ाएगा भी नहीं। इतना डिटेल में आप ढूंढ लेना कहीं पे भी जा करके, स्टील के 60 लेक्चर 62 लेक्चर जो भी बने हैं, इतना कंटेंट और इतना कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, उसको मेहनत से पढ़ो तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चल अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेंथ टेस्ट। चल इस चीज़ को समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे सारी बातें हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ टेस्ट, टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, व्हेन द टू लोडिंग कंडीशन, when two loading condition, ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ इसको, क्या है, एक का नाम पड़ता है कन्फाइनिंग एंड शियरिंग। टू लोडिंग कंडीशन का मतलब समझना है यहाँ पे, कन्फाइनिंग एंड शियरिंग, इसके दो नाम होते हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं कन्फाइनिंग और दूसरी को बोलते हैं शियरिंग। ये ट्राई एक्सेल टेस्ट में पूरी आने वाली कहानी है। एंड टू ड्रेनेज कंडीशन, एंड टू ड्रेनेज कंडीशन, और यहाँ पे दो ड्रेनेज कंडीशन भी निकल के आती हैं, ठीक है। ड्रेन्ड हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है, ड्रेन्ड, ठीक है, ड्रेनेज, या इसको ऐसा बोल सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ दूसरे फॉर्म में, ठीक है। दिस इज क्या बोला है, दिस इज, हाँ, दिस इज ड्रेनेज वाल्व इज, ड्रेनेज वाल्व इज क्लोज और ओपन, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अगर क्लोज होगा तो अनड्रेन्ड बोलोगे, अगर ओपन होगा तो उसे ड्रेन्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, ड्रेन। अगर अनड्रेन्ड होगा तो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर आएंगे, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स। अगर ड्रेन्ड होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएंगे, पैरामीटर निकल के आएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस
ठीक है, बार बार लिखते रहेंगे, हमारी चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, तो इस चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ फुल स्टॉप, फॉर ईच लोडिंग, स्टेज results three type of shear test can be conducted. Three type of shear test is conducted. आर कंडक्टर। तो यहाँ पे 3 टेस्ट निकल के आते हैं, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ सबको, तो यहाँ पे सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेज में नाम इसको दे रहा हूँ और सारी चीज़ यहीं पे समझा दूंगा आपको आज, और ये सारी चीज़ें आपकी ट्राई एक्सेल टेस्ट में यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला बोलते हैं स्टेज 1। इसका नाम दिया जाता है कन्फाइनिंग स्टेज। इस समय आपने क्या किया, सिर्फ एक प्रेशर लगा दिया जिसको बोलते हैं सिग्मा सी। और दूसरा स्टेज होता है स्टेज 2। इसको दूसरा नाम होता है शियर स्टेज और डेविएटर स्टेज और अंडर डेविएटर स्ट्रेस। जब ट्रैक से समझाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो कन्फाइनिंग स्टेज में होता क्या है, ये ट्राइएक्सल का पूरी कहानी है, समझ लो एक तरीके से। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ट्राइएक्सल आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा समझ लो, सपोज दैट मैं कैसे ट्राइएक्सल टेस्ट को रिलेट करा रहा हूँ, मतलब एक टेस्ट के माध्यम, अभी ट्राइएक्सल शुरू नहीं हुआ है, बस उसकी कहानी भूमिका बना रहा हूँ। सपोज दैट कि आपके पास एक फाउंडेशन है, इस तरीके से समझना, ऊपर से कोई लोड आएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मैं सॉइल सैंपल को कंसिडर करता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे एक एलिमेंट लेके आया मैं छोटा सा, और इसको मैंने 3D डायग्राम के फॉर्म में बनाया। ठीक है, अभी तक सिर्फ मान लेते हैं कि ऊपर से पी लोड नहीं आ रहा था, तो सारे तीनों डायरेक्शन से एक प्रेशर लगेगा जिसको बोलते हैं सिग्मा 3। यहाँ की बात कर रहे हैं, ये सॉइल का वेट इसके ऊपर काम करेगा, इधर का वेट इधर लगाएगा, इधर का इधर लगाएगा, इधर का इधर। तो सारी चीज़ इस पॉइंट के एलिमेंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में मैंने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक पॉइंट है, पॉइंट को उठाओ, इसको रिप्रेजेंट करो सोम के अकॉर्डिंग। तो दिस इज सिग्मा 3, दिस इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा 3। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सिग्मा सी मान के चलते हैं। तो एक्चुअली फील्ड में जैसा होता है वैसा हम लोग रिलेट कराएंगे यहाँ पे। इसको कन्फाइनिंग स्टेज भी बोलते हैं या इसको शेल प्रेशर भी बोलते हैं अराउंड। तो क्या होता है कि जैसे फील्ड में सॉइल के ऊपर तीनों डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से जैसे लग रहा होता है, तीनों डायरेक्शन से सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। इन लैब सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कंडीशन लैब में, जो फील्ड में चीज़ें रही होंगी सेम हम कोशिश करते हैं कि वैसा ही बना लें। चल, अब क्या हुआ, आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर लोडिंग लगाते जा रहे हो, जैसे 10 माले की कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो इससे फर्दर लोड आएगा सिग्मा डी। इस चीज़ को लिखोगे आप सिग्मा 1। तो जो सिग्मा डी आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा डी इजकल टू जो भी फोर्स आ रहा हो डिवाइड बाई एरिया। एरिया सॉइल सैंपल का लिया जाता है जिस सॉइल सैंपल को आपने कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज अंडर ऑल अराउंड प्रेशर, अंडर ऑल अराउंड प्रेशर, अंडर ऑल अराउंड प्रेशर, अंडर ऑल अराउंड प्रेशर, और इसका दूसरा नाम होता है और कन्फाइनिंग प्रेशर। ठीक है, देखो कन्फाइन और अनकन्फाइंड का मतलब समझो। कन्फाइनिंग का मतलब होता है दबाना,
कन्फाइनिंग, दिस इज कन्फाइनिंग, दिस इज कन्फाइनिंग। अनकन्फाइंड का मतलब होता है ना लगाना ऐसा लोड। तो इस चीज़ को समझ लेना, कन्फाइंड इक्विफर भी पढ़ा होगा, अनकन्फाइंड भी पढ़ा होगा। कन्फाइंड जब मैंने पढ़ाया था तो याद करो कि जो इक्विफर था वो दो परतों के बीच में दब रहा था, तो उसको बोलते हैं कन्फाइंड इक्विफर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कन्फाइनिंग बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्फाइन कर रहे हैं, इधर उधर से लगा रहे हैं। अंडर ऑल अराउंड प्रेशर, मतलब तीनों डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑल अराउंड प्रेशर। आर, इसका एक और नाम होता है आर, सेल प्रेशर भी होता है, सेल प्रेशर भी होता है। सेल प्रेशर इसलिए बोलते हैं कि जब समझाएंगे आपको ट्राई एक्सेल टेस्ट, तो वहाँ पे सेल प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं, एक्चुअली वो सेल के अंदर उसको बंद रखते हैं सॉइल सैंपल को, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाते हैं सिग्मा 3 को जनरेट करने में। कन्फाइनिंग प्रेशर बनाने के लिए हम लोग सिग्मा 3 को लगाते हैं, ठीक है। चल, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं टेस्टिंग समझाने जा रहा हूँ, ठीक। पहला आता है ड्रेनेज वाल्व इज ओपन। पहला कंडीशन है जब कन्फाइनिंग स्टेज है, बात समझिएगा। मैं इस चीज़ को और तरीके से समझा सकता हूँ, ऐसे समझ लो, ये कन्फाइनिंग है सिग्मा सी, ये है कन्फाइनिंग स्टेज, दिस इज कॉल्ड सिग्मा सी। और इस समय आपने जो वाल्व यहाँ पे लगा रखा है सॉइल सैंपल में, ये वाल्व है, इसको क्या कर दिया गया, ओपन। ये सॉइल सैंपल है और आपने इसके ऊपर लोडिंग लगाई और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वाल्व इज ओपन, वाल्व इज ओपन। वाल्व ओपन करोगे पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। तो दिस इज ड्रेनेज वाल्व इज ओपन, ड्रेनेज वाल्व इज ओपन। इस समय ड्रेनेज वाल्व क्या है, ओपन है, जब आप सेल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्टेज को बोलते हैं कंसोलिडेशन इज टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या होगा, कंसोलिडेशन इज टेक्स प्लेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, टेक्स प्लेस, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, और यहाँ पे इसको लिखते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। तो इसको सी मतलब आप समझ जाना, जो टेस्ट में समझाना चाह रहा था सारे टेस्ट वो समझा दूंगा आपको। पहला था CD, CU और UU। एक टेस्ट और होता है दिस इज UD, UC होता है। ये पॉसिबल नहीं होता फील्ड कंडीशन में, क्यों नहीं होता उसको बताऊंगा अभी, परेशान मत हो, सब समझाऊंगा, ठीक है। चल, दूसरा कंडीशन आता है कि ड्रेनेज वाल्व इज क्लोज, ड्रेनेज वाल्व इज क्लोज्ड, ड्रेनेज वाल्व इज क्लोज्ड। फिर इसमें मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं, कंसोलिडेशन इज नॉट अकर, तो इसको बोलते हैं अनकंसोलिडेशन। तो जो शुरुआत में यू लिखा है ना, अनकंसोलिडेशन। अब देखो यहाँ पे दूसरा, ये शुरुआत में जो यू लिखा है ना, उसका मतलब ये होता है, ध्यान दो यहाँ पे, यू का मतलब होता है अनकंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, यू, दिस इज सी। ये सारे पैरामीटर अब आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब अभी कन्फाइनिंग स्टेज चल रही है, यही स्टेज थी, आपने क्या किया इस केस में, पहला वाला जो मैं दिखा रहा था उस समय तो वाल्व ओपन था, दूसरे ये पहला वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में लिख देता हूँ वाल्व इज क्लोज, तो इस समय आपने क्या कर दिया, वाल्व को क्या कर दिया, क्लोज, इसको क्लोज कर दो। तो ये है वाल्व क्लोज की कंडीशन, और पहले क्या था, वाल्व ओपन, पानी निकल सकता था। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेज में आते हैं। दूसरे स्टेज में इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखो, बेटर रहेगा। डिविट्रेस्टस ड्रेनेज वाल्व इज ओपन, ड्रेनेज वाल्व इज ओपन, ड्रेनेज वाल्व इज ओपन
इसको बोलते हैं ड्रेन्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रेन। तो इसका नाम हम लोग रख देते थे क्या? डी। चलो, और यहाँ पे है ड्रेनेज वाल्व इज क्लोज्ड। ड्रेनेज वाल्व इज क्लोज्ड, इसको बोलते हैं अनड्रेन्ड। अनड्रेन्ड, तो इसका भी नाम यहाँ पे हम लोग रख देते हैं यू। ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। चल, अब इसी चीज़ को समझना, इसके कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और इसमें एक चीज़ और समझा दूँ। अब ये जो स्टेज 2 में पहुँचे, तो पहली तो स्टेज ये थी, इसका मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टेज 1। अब मैं स्टेज 2 का डायग्राम बनाता हूँ, इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टेज 2। जब ट्राइएक्सल समझाऊंगा सारी चीज़ें फिर से आएंगी, लेकिन अभी ये चीज़ समझ जाओगे तो फिर ट्राइएक्सल में कुछ है ही नहीं। फिर क्या हुआ, इसी सैंपल को लिया गया, ये प्रेशर तो पहले से लग रहा है पानी की वजह से, इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं, एक चैम्बर के अंदर पानी भर देते हैं, उससे वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बना के रखता है, सिग्मा सी। सिग्मा सी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाल्व तो लगा ही रहेगा, पूरी पिक्चर वैसे ही रहने वाली। ये सॉइल सैंपल है आपके पास, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक वाल्व दे रखा है, ये वाल्व है। चल, अब आपने क्या किया, फर्दर इस पर एक डेविएटर स्ट्रेस लगा दी, प्लस सिग्मा डी। तो सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी जो होती है, अभी तक कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा था, सॉइल अभी फेल नहीं की थी, लेकिन जैसे एडिशनल स्ट्रेस आप लगाओगे, जिसको बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस, ये एक मशीन का अरेंजमेंट होता है, हाइड्रोलिक मशीन जैसा बना होता है ट्राइएक्सल टेस्ट में। तो क्या करता है, ये सिग्मा डी ऊपर से अप्लाई हो जाता है, ठीक। सिग्मा डी जब अप्लाई होता है तो आप देखोगे क्या, सॉइल सैंपल अब फेल करना शुरू करता है, सॉइल सैंपल कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। जब सीयरिंग स्टेज में जब डेविएटर स्ट्रेस लगाए, तब भी आपने वाल को, पहले केस में तो अगर आपको करना है तो पहले केस में आपने वाल को या तो क्लोज कर सकते थे या ओपन कर सकते थे। पहली स्टेज की बात तो खत्म हो चुकी, उसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। दूसरी स्टेज में आए, जब डेविएटर स्टेज था, तो एक कंडीशन में मैंने ड्रेनेज वाल को क्या किया है, ओपन किया, जिसको हम लोग ड्रेन्ड बोलेंगे, और एक कंडीशन में क्या किया है, ड्रेनेज वाल को क्या कर रखा हमने, ड्रेनेज वाल को हमने क्या कर रखा है, वहाँ पे बंद कर रखा है। जब बंद रखोगे तो अनड्रेन्ड आएगा। अब देखो, सारे कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ सारे टेस्टों की। जैसे पहला टेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला देखो, यहाँ से मैं इनको चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लाइन मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन समझिएगा, इसको जोड़ रहा हूँ। इस लाइन को अगर आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ये लाइन, इस लाइन से जोड़ रहा हूँ इसको, इसका नाम क्या पड़ेगा, ध्यान देना। जब इस समय आपने कंसोलिडेशन है तो दिस इज कॉल्ड सी, और डेविएटर स्ट्रेस लगाते समय भी वाल को आपने ओपन रखा, तो इसको बोलते हैं सीडी टेस्ट, इसको बोलते हैं सीडी टेस्ट। इसका नाम क्या होगा, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। क्या होगा, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, बिकॉज आपने कन्फाइनिंग स्टेज में भी वाल को ओपन रखा, उसके बाद में आपने डेविएटर स्टेज पे जो सेकेंड स्टेज थी, उस समय भी आपने वाल को क्या रखा, आपने ओपन रखा। जब वाल ओपन रखोगे तो पानी वहाँ से डेसिपेट होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सीडी टेस्ट। नेक्स्ट आता है, इसी को मैं नीचे से जोड़ रहा हूँ, इसी को अगर मैं इसको इससे जोड़ दूँ, ठीक है, इसको मैंने दूसरे नाम से जोड़ा, क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है आप बताओगे, दिस इज सी, दिस इज यू, तो इसका नाम पड़ गया सी यू टेस्ट। क्या नाम पड़ गया, सी यू टेस्ट। इसमें क्या किया गया है, जब आपका कन्फाइनिंग स्टेज था तब तो आपने वाल को क्या कर रखा था, ओपन कर रखा था, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेविएटर स्टेज आपने वाल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब वाल आप बंद कर दोगे तो इस स्टेज में पानी बाहर नहीं निकलेगा। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये कहानी आपको क्लियर हो गई। तो आपको मैंने बताया था ना ये टेस्ट, देखो सी डी क्लियर हो गया, सी यू क्लियर हो गया, अब यू यू बचता है। यू यू क्या हो जाएगा, जब आपका कन्फाइनिंग स्टेज हो, जब सारी इधर से प्रेशर लगा रहा, उस समय आपने वाल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद में फिर डेविएटर स्ट्रेस लगाया, डेविएटर स्ट्रेस का मतलब फिर से एडिशनल स्ट्रेस लगाया,
उस समय भी वाल को आपने क्लोज रखा। तो मतलब दोनों स्टेज में आप क्या कर रहे हो, यूजू टेस्ट में वाल को क्लोज रख रहे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा, इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ समझने के लिए। दिस इज, ये टेस्ट हो जाएगा यूजू टेस्ट। यूजू टेस्ट सबसे जल्दी होने वाला है, 15 मिनट्स लगते हैं बस। पूछेगा कि कौन सा टेस्ट क्विक है, कौन सा देर से होता है, तो मैं लिख देता हूँ 15 मिनट्स लगता है। इसका दूसरा नाम होता है टेस्ट का क्विक टेस्ट। पूछ लेगा क्विक टेस्ट। देखिए भैया, जब पानी निकलना नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं उससे, पानी निकलने में टाइम लगता है सॉइल में। और जो ऐसा टेस्ट है जिसमें दोनों स्टेज में आपने पानी निकलने का मौका दोगे, तो पानी निकलने के लिए चाहिए टाइम, तो उस टेस्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्लो टेस्ट। इसका नाम एक पड़ता है, दिस इज कॉल्ड स्लो टेस्ट, इसको बोलते हैं स्लो टेस्ट। और जो सीयू टेस्ट होता है इसको भी नाम पड़ता है, दिस इज कॉल्ड रैपिड टेस्ट, ये भी जल्दी हो जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन सा सबसे स्लोएस्ट टेस्ट है, तो सबसे स्लोएस्ट टेस्ट जो होगा वो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होगा, बिकॉज इसमें वाटर निकलता रहता है। ठीक है, टाइम चाहिए होता है, पानी इतनी जल्दी नहीं निकलता है कि लगाया लोड खट्ट से निकल गया। सॉइल सैंपल में पानी निकलने में टाइम लगता है। और ये जो है सीयू टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट होता है, ये थोड़ा सा इससे जल्दी हो जाता है, इसलिए नाम पड़ गया रैपिड। और इसका नाम पड़ गया क्विक टेस्ट हो गया। क्या हो गया? क्विक टेस्ट। अब एक टेस्ट बचता है जो मैंने अभी तक नहीं लिखा, एक टेस्ट आता है यूडी टेस्ट आता है, मुझे लग रहा है, हाँ ये टेस्ट आता है, दिस इज कॉल्ड दिस। ये टेस्ट को अगर मैं जोड़ूं तो इसका नाम पड़ जाएगा यूडी टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ये टेस्ट क्यों नहीं परफॉर्म होता है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। इसका कारण ये है, प्रैक्टिकली फील्ड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है जिसमें आपका यूडी टेस्ट परफॉर्म किया जाए, बिकॉज ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पहले आपने कोई प्रेशर सिग्मा 3 लगाया, ठीक है, चारों ओर से कहीं सॉइल में ये प्रेशर लग रहा था, इस समय सिग्मा 3 सब कहीं काम कर रहा था, और उस समय सॉइल का अनकंसोलिडेशन हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर उसके अंदर वाटर है तो वाटर वहाँ से डिसिपेट होगा, ठीक। लेकिन आप अगली कंडीशन में डेविएटर टेस्ट लगा रहे हो, कह रहे हो यहाँ से पानी निकलेगा। ध्यान से समझिएगा, पहली स्टेज में बंदे ने बोला कि ये यू टेस्ट है, यूडी टेस्ट है। यूडी टेस्ट का मतलब यहाँ पे है अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का मतलब है कि पहली स्टेज में पानी नहीं निकल रहा है, दूसरे में निकल रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी ऐसी कोई सॉइल लेके आओ जिसके बाद पहली बार मैंने लोड, कोई फील्ड पे ऐसी सॉइल हो जिस पे पहली बार आपने लोड लगाया पानी नहीं निकला, उसके बाद डेविएटर लगा दिया तो पानी निकलना शुरू हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इस वजह से इस टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूडी टेस्ट के बारे में मैं एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, यूडी टेस्ट, इसलिए आपको कहीं पे भी इसके बारे में डिस्कशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज यूडी टेस्ट, और इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दिस टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नहीं करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो आज बताया हूँ इसका पूरा खेल है, पूरा आपको शियर स्ट्रेंथ में मिलेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप देखना आपको ट्राई एक्सेल टेस्ट में मज़ा आएगा। कोई भी टेस्ट पढ़ोगे सब में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ करके पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो पहले इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लो, ओके। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलो, ये तो कहानी हो गई, सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी नहीं सही है, आज मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार पढ़ाते हैं, आपका सॉइल का सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं, तो इसलिए मैंने क्लास ले ली। बट थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्राई एक्सेल टेस्ट के बारे में डील करेंगे। तो ट्राई एक्सेल टेस्ट में हम लोग डिटेल में उसके टेस्ट की असेंबली देखेंगे, टेस्ट कैसे किया जाता है, सब प्रोसीजर देखेंगे, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, किस सॉइल के लिए सूटेबल होता है, सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।